तो हमारा इतिहास में हमने राष्ट्रवादी कुछ चीज़ें पढ़े राष्ट्रवाद के बारे में, और उसी राष्ट्रवाद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस। क्या? राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस। तो हेडिंग डालो, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। चलो, तो सबसे पहले इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसमें इसका नाम कुछ और था, ठीक है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हमें बाद में ये जो नाम है वो कांग्रेस हो गया, तो इसलिए डालो हेडिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या डालो हेडिंग? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर बातें कर रहे हो। अभी पूछ लूँगा पुराना चीज़ तो बस। कल छुट्टी था, आराम से बातें करते, फ़ोन पे बातें करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद, ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उससे संबंधित कुछ ना कुछ शब्द होते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं, घटना होते हैं जो उस चीज़ को जन्म देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी ने कर दिया बिना वजह के, नहीं। तो जब हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और राष्ट्रवाद का ही परिणाम था कांग्रेस की स्थापना। अगर पेपर में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि किन कारणों से कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसमें कारण बहुत है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? राष्ट्रवाद का बढ़ना। इसका राष्ट्रवाद का बढ़ना, यानी इसकी स्थापना का कारण अगर आप देखो तो उसमें है राष्ट्रवाद के बढ़ने का कारण। क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद बहुत तेजी से फैल रहे थे, बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक मात्रा में राष्ट्रवादी नेता उभर कर सामने आ रहे थे, और भिन्न भिन्न संगठनों को, अपने संगठनों को बना रहे थे। भिन्न भिन्न संगठनों को क्या कर रहे थे? बना रहे थे। और उस समय बहुत सारे संगठन ऐसे हुए जो बनाए गए, आपको पता है कि बहुत सारे संगठन बने, जो आत्माराम पांडुरंग, ऐसे बहुत सारे लोग, दादा भाई नौरोजी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संगठन बनाए, और उन संगठनों को क्षेत्रीय आधार पर रखा गया। यानी जो भी संगठन बनाते थे वो अपने ही क्षेत्र के लिए बनाते थे। जैसे मान लो मैंने कोई संगठन बनाया तो मैं अपने ही क्षेत्र के लोगों को भलाई के लिए बनाया, कोई और बनाया तो कोई अपने क्षेत्र के भलाई के लिए बनाया। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी कि हर एक क्षेत्र को प्रॉब्लम समझना उनके लिए क्या एक चैलेंज बनता जा रहा था। तो उन चैलेंज को समझने के लिए, उन चैलेंज को दूर करने के लिए अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी संस्था हो भारत में, एक ऐसी संस्था हो या ऐसी संगठन हो जो इस पूरे का मंच का संचालन कर सके। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमें वहाँ जाना पड़े या वो हमें कुछ चीज़ कहे, नहीं। उनका एक मकसद था कि एक ऐसा संगठन हो जिसमें सभी के सभी बातों को, पूरे देश की बातों को, पूरे राष्ट्र की बातों को वहाँ पर लाकर समझा जाए। ओके, तो इस चीज़ की बात के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ओर अग्रसर हुए। इसका नाम पहले कुछ और था, तो इसको संचालित करने वाले एक एओ ह्यूम नामक व्यक्ति है। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कभी कभी फुल नेम पूछ लेता है उनका कि एओ ह्यूम का
पूरा नाम क्या था। कभी कभी पूछ लेता है इसके संस्थापक कौन है, कभी कभी पूछ लेता है क्या कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसका नाम पहले लिखो, हेडिंग लिख लिया, हेडिंग सबने, चलो लिखो पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद का परिणाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद का परिणाम है। जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था, जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था, तब एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो इसका नेतृत्व कर सके। नेतृत्व कर सके, ठीक है। इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे भारत की जनता जो थी वो असंतुष्ट थी, तभी तो राष्ट्रवाद बन रहा था। भारत की जनता असंतुष्ट थी, राष्ट्र नेता जन्म ले रहे थे, बहुत सारे राष्ट्र नेता बनते जा रहे थे। हर राष्ट्र नेताओं का जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके अलग अलग संगठन बन रहे थे और हर संगठन की अपनी अलग अलग मांगे थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो हर एक संगठन की बातों का जो चर्चा है वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो इस पूरे संचालन, पूरे भारत को यानी पूरे राष्ट्र को नेतृत्व कर सके, इस राष्ट्रवादी जो चीज़ें बढ़ रही थी उनका नेतृत्व कर सके। इसीलिए एक एओ ह्यूम नामक व्यक्ति, कौन? एओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने इस चीज का संचालन किया। इन एओ ह्यूम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लिख लो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ये जो थे इनके बारे में कुछ चर्चा होता है। ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे और ये सेवानिवृत्त सिविल सर्विस, सेवानिवृत्त मतलब समझते हो, जो उस जगह से रिटायरमेंट ले चुके थे सिविल सर्विस से। कहाँ से? सिविल सर्विस थे। तो इन्होंने एक कलकत्ता के विश्वविद्यालय में कलकत्ता के विश्वविद्यालय में 1883 में इन्होंने 1883 में कलकत्ता के विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक के ऊपर, स्नातक समझते हो ना, ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट, तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक को एक शब्द कहा, और ये कभी कभी पूछ लिया था, यूपीएससी में पूछा था एक बार कि 1883 में एओ ह्यूम ने एक शब्द कहे थे, या ये कथन किसके हैं? उन्होंने कहा था स्नातक जो है वो पृथ्वी की नमक है। क्या है? स्नातक जो है वो पृथ्वी की, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं आएंगे, यानी देखो नमक क्यों खाते हम? स्वाद के लिए। तो अगर स्नातक, अगर ग्रेजुएशन करके यानी ग्रेजुएट जो है अगर वो इस जगह पे नहीं आते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने एक शब्द कहे थे कि जो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में, कि उन्होंने कहा था कि स्नातक के ऊपर कि पृथ्वी क्या है, एक
नमक है और उन्होंने 1884 में एक संगठन बना दिया। क्या बना दिया उन्होंने? संगठन बना दिया जिसका नाम है इंडियन नेशनल यूनियन। क्या? इंडियन नेशनल, ये सब नाम याद रखना। कांग्रेस का पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका हिंदी में अगर करोगे तो इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। का मतलब क्या होता है? संघ। तो कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिनको 1884 में किसने बनाया था? एओ ह्यूम ने बनाया था। और उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि हम एक ऐसे संगठन की जरूरत है, क्योंकि देखो अंग्रेज भी चाहते थे कि पूरे विश्व में या पूरे राष्ट्र में एक ऐसा संगठन हो जो हमारी बातों को, हम एक संगठन कहे और वो संगठन को नेतृत्व करे और वही सब चीज़ों को फिर दो छोटे छोटे संगठन को बताए। यानी पूरे जो जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उन संगठनों का एक अलग से संगठन हो, उसका एक अध्यक्ष हो, और वो अध्यक्ष जब हम बातें करें, कोई भी चीज़ें करें, तो हम उनको क्या करें? आगे बात फैलाएं। जैसे कि मान लो अब हर एक बच्चा मेरे पास क्या लेके आता है? समस्या लेके आता है पढ़ने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसा चाहूँगा कि एक ऐसा विद्यार्थी बन जाए उसमें से। भाई हर बच्चा मेरे पास आ रहा है तो हर चीज़ों का मैं तो सॉल्यूशन नहीं कर सकता, लेकिन एक बच्चा उसमें से ऐसा निकल के आता है कि जिसको मैं चाहता हूँ कि इसको बना देता हूँ हेड, और जितने बच्चों का निष्कर्ष है वो बच्चा हमें आकर बताए, तो मुझे सबका तो नहीं सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, और ये अंग्रेज भी चाहते थे और भारतीय भी चाहते थे। तो ऐसा कोई संगठन, भारत में पहला कोई ऐसा संगठन बना जिसमें ब्रिटिश भी एग्री थे और भारतीय भी क्या थे? एग्री थे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये सब सवाल जो है, छोटी छोटी चीज़ें जब बातों से पूछ लिया जाता है, तो ब्रिटिशर्स थे वो भी इस जगह पे एग्री थे और भारतीय तो एग्री थे ही थे। भारतीयों को ये लालच लग रहा था कि हमारी बातों को सुनने के लिए कोई एक संस्था मिल गया, और एओ ह्यूम पर ही क्यों विश्वास किया गया? एओ ह्यूम पर ही क्यों विश्वास किया गया? वो तो अंग्रेज था। तो एओ ह्यूम पर इसलिए विश्वास किया गया कि बंगाल में या भारत के अन्य क्षेत्रों में जब कोई काम या कोई ऐसा कुछ परिवर्तन होता था जो धर्म या समाज को लेकर अगर भारत की चीज़ों को नष्ट होता था, तो उस समय ये निकलकर भारत की सामाजिक चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को आगे रखते थे अखबार पत्र में। इसलिए लोगों को लगा कि ये हमारे हितैषी है। उधर से अंग्रेजों को लग रहा था कि एओ ह्यूम अंग्रेज है तो किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। तो इसीलिए एओ ह्यूम पर ही विश्वास किया गया और उन्होंने 1884 में राष्ट्रीय नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी। और जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी तो उन्होंने इस चीज़ को फिर से सोचा कि इसको और बढ़ाया जाए, यानी क्योंकि जब तक इसमें लोग शामिल नहीं होंगे तब तक ये संगठन बड़ा बनेगा क्या? भाई एक से दो लोगों ने कोई संगठन बना दिया और उस संगठन में लोग नहीं आए तो क्या वो संगठन काम का है? नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता हो रहे थे उन सभी के लिए इन्होंने एक मैसेज पहुंचाया कि हम एक देश में एक ऐसे संगठन, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर रहे हैं जो आप सभी की समस्याओं का समाधान करेगा। जो ब्रिटिश सरकार है उनके पास ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा इनके थ्रू, क्योंकि हर एक व्यक्ति को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। मान लो कोई संगठन है, अब ब्रिटिशर्स नहीं मिलना चाहते किसी से, या किसी कारणवश टाइम नहीं उनके पास, या जानबूझकर नहीं मिलना चाहते, छोटे संगठन है, लेकिन यहां पर तो हर एक संगठन की बात न सुनी जाएगी। तो इसीलिए इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। और ये बात है 5 दिसंबर, ये ध्यान रखने सब डेट, 5 दिसंबर 1885, 5 दिसंबर 1885 5 दिसंबर 1885 को एक मद्रास में हिंदू पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? हिंदू पत्र के माध्यम से एक समाचार प्रकाशित करवाया गया
कि हम भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक लोग जुटे। अधिक से अधिक लोग क्या है? जुटे। और इसीलिए 28 दिसंबर का डेट चुना गया। 28 दिसंबर 1885 को हम सबसे पहले जो अधिवेशन होंगे, यानी जहां पे हम मंच का संचालन करेंगे, पहला संगठन, तो याद रखना एक शब्द पूछा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन के लिए प्रथम जगह कौन सा चुना गया। तो चुना गया और कहां किया गया, दोनों फर्क है कि एक है? बताओ भाई, कोई ना कोई स्थान होगा। तो स्थान चुना गया और उस स्थान पर अधिवेशन हुआ, यानी एक ऐसा प्रथम स्थान जिस प्रथम स्थान को चुना गया और एक ऐसा स्थान जहां पर प्रथम स्थान पर अधिवेशन हुआ। याद है किसी को? बताया कुछ? देखो ध्यान का, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम स्थान चुना गया वो चुना गया पूना के लिए। किसके लिए? कि जो हमारा प्रथम अधिवेशन होगा, हम यहां पर संगठित होंगे सारे 28 दिसंबर 1885 को, और पूना का स्थान चुना गया। लेकिन किन्हीं कारणों से इस स्थान पे स्थगित कर दिया गया। इस स्थान से अधिवेशन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहां पर प्लेग जैसी महामारी चल रही थी। अब बताइए, संगठन होगा तो प्लेग जैसी महामारी और में फैल जाएगा, इसलिए पूना के जगह को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया कि पूना का जगह सही नहीं है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि पहला स्थान चुना गया अधिवेशन के लिए पूना, और इसीलिए जो अगला स्थान हुआ वो हुआ पूना के पास ही बंबई है, तो बंबई के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है ना, और बंबई में चुना गया इस जगह को कि वहां पर अधिवेशन होगा। इसलिए कलकत्ता का पहला अधिवेशन बंबई, कलकत्ता का पहला अधिवेशन बंबई है। कौन सा स्थान है? जगह कहां चुना गया? स्थान तो हो गया बंबई, और बंबई का एक जगह है, एक विश्वविद्यालय है, संस्कृत विद्यालय। पूछा जाता है तो उस कॉलेज का नाम पूछा जाता है, लिखो। पहला अधिवेशन कहां चुना गया? सॉरी, पहला जगह कहां चुना गया? पूना। और किस स्थान पर हुआ? बंबई। जल्दी लिखो यहां तक, फिर आगे बढ़ते इस चीज को। बंबई के कौन सी जगह पे हुआ? हाँ उतारो ना, बंबई के लिख लो, जगह का नाम लिख लो। बंबई के ग्वालिया टैंक, बंबई के ग्वालिया टैंक के गोकुलदास, ग्वालिया टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, नाम ध्यान रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो कांग्रेस की स्थापना न्यूज़पेपर के माध्यम से, एक हिंदू पत्र है, पुत्र का नाम भी पूछ लेता कभी कभी, हिंदू पत्र, तो पत्र के नाम से, हिंदू पत्र के नाम से उस संगठन का प्रचार प्रसार करवाया गया कि इसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कांग्रेस से आपको पता होना चाहिए, वो सारे फैक्ट मैं यहाँ लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। तो कांग्रेस पर एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं यहाँ पर वो सारे कौन से अधिवेशन हुए। देखो अधिवेशन तो टोटल 55 हुए, लेकिन उन 55 अधिवेशन को हमें याद नहीं रखना है। उसमें से कुछ अधिवेशन मैंने लिखे हैं आप सभी के लिए। उन अधिवेशनों को आपको याद रखना है, क्योंकि उन अधिवेशनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंधित है, इसीलिए उस अधिवेशन को आपको याद रखना ही रखना होगा। चलो, हो गया यहां तक? तो क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो जब 28 दिसंबर 1885 को स्थान चुना गया क्या? पूना। और किस स्थान पर हुआ?
बंबई में। कहां पे? ग्वालियर टैंक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इस संगठन की स्थापना हुई। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक इसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो पूछा जाता है कि किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया? नहीं, एओ ह्यूम ने तो स्थापना की। ये देखो, यही सब सवाल आपको घुमा के एग्जाम में पूछेगा। तो इन एग्जाम्स, इस जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, उनको बहुत ध्यान से समझना। इसलिए मैं एक एक शब्द को लिखवाऊंगा, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक शब्द में क्वेश्चन बन रहा है आपका। एओ ह्यूम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एलन एक्टोवियन, नाम पूछ लेगा क्या है। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। सेवानिवृत्त सिविल सर्विस थे वो, ठीक है ना, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। इन्होंने कलकत्ता के छात्रों को संबोधित किया था। क्या संबोधित किया था? कि स्नातक क्या है? पृथ्वी के नमक है। और उन्होंने फिर 5 दिसंबर 1885 को एक हिंदू पत्र के माध्यम से क्या करा? समाचार फैलाया कि क्या? कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना कर रहे हैं जहां पर अधिक से अधिक लोग यहां पर जुड़े। देखो, एक एक शब्द जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है। चलो, तो आप बताओ, यहां तक समझ में आ गया? तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था पहले, उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, एक संघ था, वो यूनियन था। लेकिन किसके कहने पर इसका नाम चेंज किया गया? दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये क्या कहा गया? यानी सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अब कुछ जगह कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं बस। ठीक है, चलो, तो आप बताओ कि इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक कौन है? ये नोट डाउन कर लो, जितने भी क्वेश्चन हैं पहले बनाया तो फिर इसको समझा देंगे। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। प्रथम स्थान चुना गया पूना। किस कारण से उसको निरस्त कर दिया गया? प्लेग एक बीमारी थी, उसकी महामारी की वजह से। किस स्थान पर हुआ? बंबई के ग्वालियर टैंक के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका, ठीक है। स्थान क्या है? बंबई, ठीक है। वर्ष, किस वर्ष स्थापना हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था नाम इसका, ठीक है। फिर चेंज हुआ, किसकी सलाह पर? नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। बताओ। दादा भाई नौरोजी। यहां तक समझ में आ गया? जब इनके दादा भाई नौरोजी को इसके नाम पर रखा गया तो ठीक है, जब नाम चेंज कर दिया गया तो उस समय वर्ष भी समझ आ गया। अब इसका संचालक कौन करेगा? कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा। भाई देखो,
एओ ह्यूम तो संस्थापक हो गए, क्या हो गए, और एओ ह्यूम जब संस्थापक थे तो इनको ही प्रथम सचिव बनाया गया, इनको ही क्या बनाया गया, प्रथम सचिव। तो पूछा जाता है प्रथम सचिव कौन थे वहां के, एओ ह्यूम, और वो 1906 तक, कब तक, 1906 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, सचिव रहे। ये सब सारे डेट याद रखना है। और उनके मरने के बाद, सुनो, उनके मरने के बाद 1912 में, ये डेट याद रखना, उनके मरने के बाद 1912 में इसे कांग्रेस के जनक कहा गया। तो कांग्रेस के जनक कौन है, एओ ह्यूम। लेकिन कब कहा गया, उनके मरने के बाद 1912 में। 1912 में जब वो 1912 में उनको क्या कहा गया, कांग्रेस का जनक कहा गया जब वो मर गए थे। ओके, और 1906 तक एओ ह्यूम भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सचिव बने रहे। तो प्रथम सचिव कौन थे, एओ ह्यूम। उस समय अध्यक्ष कौन था, देखो दिख रहा है क्या नीचे, अध्यक्ष कौन थे, तो कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा, कौन था, बताया था मैंने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश, लिख लो नाम ही को लिख लो ना, व्योमेश बनर्जी कौन थे, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे। अब यहां पर कितने लोगों ने भाग लिया, ये भी सवाल पूछता है, कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो सदस्य लिख लो। जब भाई अध्यक्ष बन गए तो कोई ना कोई आदमी भी होंगे, तो टोटल 72 सदस्य वहां पर थे। कितने सदस्य थे, 72 सदस्य थे। अब सबसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक सदस्य कहां से थे, किस स्थान से सर्वाधिक सदस्य थे। आप बताओ, अगर मान लो मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग का आयोजन होता है, तो आप बताओ सबसे अधिक लोग मुजफ्फरपुर के होंगे कि पटना के होंगे, मुजफ्फरपुर के होंगे। या किसी गांव में अगर कोई फंक्शन होता है, कोई ठीक है बड़े से फंक्शन होता है या पूजा पाठ होता है या कोई मेला लगता है, तो सबसे अधिक लोग कहाँ के होते हैं, उसी गांव के होते हैं। यानी प्रथम जगह कौन सा था, बम्बई। यानी सर्वाधिक जो सदस्य थे वो कहाँ के थे, लिख लो। तो बंबई से थे 38 सदस्य, कितने सदस्य, 38 सदस्य। फिर लिख लो मद्रास, पूछ लेता कभी कभी, मद्रास से थे 21, कितने से, मद्रास से 21। फिर आता है उत्तर प्रदेश, जिसको अवध कहते थे, अवध से थे 7, बंगाल से 3, बंगाल से, और पंजाब से 3। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो टोटल 72 सदस्य थे, जिसमें से बंबई में कितने थे, बंबई के 38, मद्रास के 21, उत्तर प्रदेश के 7, उत्तर प्रदेश के 7, बंगाल के, पंजाब के। तो इस तरीके से टोटल 72 सदस्य इस जगह पे शामिल हुए थे। और उस समय अंग्रेजों का वायसराय कौन था, यह भी पूछता है। एक एक सवाल बता रहा हूं, सारे ध्यान रखना है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कोई दिक्कत है यहां पर, लॉर्ड डफरिन। तो जल्दी से देखो, यहां तक कोई डाउट है किसी को। और जहां भी अधिवेशन होते थे, जैसे देखो पहला अधिवेशन कहां हुआ, बंबई। अब आपको पता है पंजाब तो बहुत कम होते थे यूज,
कहाँ भी, तो बंगाल है ना। तो अब सबसे कम लोग कहाँ से आए थे शामिल होने के लिए, तो उनका अगला टॉपिक कहाँ रहेगा, अगला अधिवेशन कहाँ रहेगा, बंगाल। यानी दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, बंगाल होता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, बंगाल। देखो जहाँ से उनको लोग उठाने थे कांग्रेस में, उन्होंने अधिवेशन वहीं करना शुरू कर दिया। उनको पता है, उनको पता था, क्या पता था, कि जिस जगह पर अधिवेशन करेंगे वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे। इसीलिए वो हर बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिवेशन किया करते थे। क्या उनका एक अधिवेशन फिक्स था क्या, और एक साल में एक बार ही उनका अधिवेशन होता था, और पूरे साल का जो निष्कर्ष है, निर्णय है, वो लिया करते थे कि इस साल तक हमें ये करना है, इस साल ये हुआ, अगले साल में ये निर्णय लेना है। और जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे सबको इनकी बात माननी थी, इसलिए क्योंकि नेतृत्व वही कर रहा था। इसलिए देखो जब भी कोई असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई भी ऐसा आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस को सबसे आगे रखा गया। और पूरे भारत में एक ही ऐसा संगठन बना जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था। महात्मा गांधी ने तो ये भी चाहा था कि जब देश आज़ाद हो जाए, क्या हो जाए, तो कांग्रेस का क्या हो जाए, विघटन कर दिया, यानी इसको निरस्त कर, इसको भंग कर दिया जाए। ऐसा कोई संगठन भारत में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। तो कुछ विवादित लोग हैं जिन्होंने कुछ कहा, लिखो। पहला कर्जन, लॉर्ड कर्जन जानते हो, लॉर्ड कर्जन। कौन था कर्जन, बंगाल विभाजन में, बंगाल विभाजन का मेन था ना। जब बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे तो वहां पर और चीजें समझेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने पता क्या कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था, लॉर्ड कर्जन ने, कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। कांग्रेस क्या है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस क्या है, लड़खड़ाकर गिर रही है, और मैं उसका मरने दम तक साथ दूंगा। उन्होंने ऐसे शब्द कहे, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा था बंकिम चंद्र चटर्जी। यह विवादित कथन है, विवादित वक्तव्य, यानी विवादित जो वाक्य है उन्होंने कहे थे, कर्जन ने कहा था। कर्जन ने क्या कहा, कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरने में साथ दूं। दूसरा था बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के लोग क्या है, पद के भूखे हैं, पद के भूखे हैं। फिर कहा था तिलक ने, तिलक जी ने क्या कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, क्या, देखो शब्द ऐसे शब्द थे। तिलक जी ने कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह क्या करेंगे, टर्राएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोले थे? तो कुछ नहीं मिलेगा। गेट बंद करना, पूरा रोशनी आ रहा है इधर। लाला लाजपत राय ने यह कहा था, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड। तो वायसराय ये थे डफरिन। तो लाला लाजपत राय ने यह कहा, फिर गेट खोल दिया। अरे उसको बंद कर सही से, दिमाग नहीं है। लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि ये लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस है, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये सवाल कितनी बार आ चुका था। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तिलक जी ने कहा, फिर लाला लाजपत राय आए। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, विपिन
पाल ने यह कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। और अश्विनी कुमार दत्त ने यह कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन, अश्विनी कुमार दत्त ने यह कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो कुछ ऐसे वक्तव्य थे जो लोगों ने, कांग्रेस जब गठन हुआ तो उस समय ये कथन कहे गए, कुछ समय बाद कहे गए, कुछ पहले कहे गए, ठीक है, लेकिन जरूर कहे गए। जैसे करजन ने कहा लड़खड़ा कर गिर रही है, बंकिम चंद्र जी ने क्या कहा कि लोग पद के भूखे हैं, तिलक जी ने क्या कहा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि लॉर्ड डफरिन की क्या है, दिमाग की उपज है, विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, क्या कांग्रेस याचना वाली एक संस्था है, और अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का क्या है, तमाशा है। एक लाइन लिख लो, गांधी जी, पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, का सुझाव दिया था। यानी कौन थे, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे, उनका सुझाव था कि अगर भारत स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ओके, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय उनके 6 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे, और 9 मांगे थी। पूछा जा सकता है कि जब स्थापना हुआ तो कितने उद्देश्य रखे उन्होंने, 6 उद्देश्य रखे, और कितने मांगे रखे, उन्होंने 11 मांगे रखे, 11 मांगे। एक बात और ध्यान रखना, जब वो 6 मांगे रखे थे ना, तो वो सारे के सारे उदारवादी यानी नरमपंथी के लोग थे। याद रखना, जब कांग्रेस का विभाजन होता है, जब कांग्रेस का कहाँ होता है, सूरत अधिवेशन 1907, अभी पढ़ेंगे उस चीज को। तो सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसमें नरम दल और गरम दल बनते हैं। तो बना कौन, नरम दल वाला कि गरम दल वाला? तो याद रखना, 1885 से 1906 तक जितने भी नेता थे वो नरम दल के थे। किसके थे, नरम दल के नेता थे। याद रखना, जिनको उदारवादी कह सकते हो, जो कैसे थे, उदारवादी। ठीक है, 6 उद्देश्य 9 मांगे, 6 उद्देश्य और 9 मांगे थी, और जितने भी मांगे थी या उद्देश्य रखे उन्होंने वो सारे नरम वाले रखे। नरम का सोचते हो ना कि कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं रखा उन्होंने जिससे दूसरे का हानि हो या उत्तेजना में आकर कोई चीज रखा नहीं। वो सारे के सारे ऐसे सोच में थे कि भाई जो मांगे हैं या जो हमारे उद्देश्य हैं वो सारे बिल्कुल हमारे लिए ही अच्छे हैं, सभी के लिए क्या है, अच्छे हैं। भाई अगर मान लो एक संगठन की मांग किया उन्होंने कि भाई एक ऐसा आयोग बनाइए आप जिसके लिए हम सारा काम कर सके। भाई मान लो एक आदमी सारा काम कर सकता है क्या?
नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई संगठन बनाइए, आयोग बनाइए। आयोग का मतलब जैसे कि आज भारत में इलेक्शन आयोग है, फाइनेंस आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है ना, ऐसे बहुत सारे आयोग है। तो ये क्या काम करती है? भारत का सारा काम आसान करती है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मांगों में आयोग रख दिया कि भाई आयोग 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 गठित करें आप। तो ऐसे कुछ 6 मांगे थी, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना 6 मांगे, और 9 मांगे और 6 उद्देश्य हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जितने लेकिन सारे उद्देश्य थे वो सारे क्या थे? जितने भी उद्देश्य थे वो सारे क्या थे? नरम थे। जैसे 6 उद्देश्य बताता हूं, लिखना नहीं है, समझ लो। देशहित के कार्य में, देशहित के कार्य में करने के लिए, यानी देशहित के रूप में जो भी कार्य करेगा, ठीक है, तो देशहित के कार्य करने वाले, देशहित में कार्य करने वाले नेताओं का आपसी एकता हो। क्या हो? कि जो भी यहां पर उद्देश्य था, क्या कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य कि जो भी इस संगठन में आए, चाहे कोई भी राष्ट्रवादी नेता आए, उनमें क्या हो? एकता हो। ऐसा नहीं कि फूट डाले। तो पहला उद्देश्य क्या था उनका? कि देशहित में, लिखना नहीं है, देशहित में कार्य करने वाले जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं उनमें क्या हो? आपसी एकता हो। दूसरा, महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य और संग्रह और विचार विमर्श, यानी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर क्या करेंगे? हम विचार और विमर्श करेंगे। उस संगठन का उद्देश्य था। तीसरा था, सभी कार्यकर्ता नेताओं के लिए दिशा निर्देश, यानी जो भी एक निर्देश, दिशा निर्देश एक ने दे दिया, जैसे अध्यक्ष ने जो कह दिया कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, या अगला अधिवेशन हमारा उस जगह होगा तो ऐसा ही होना चाहिए, यानी सभी के लिए एक दिशा निर्देश होना चाहिए। यानी सभी को निर्देश करने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति की अलग अलग राय हो, ठीक है। तीसरा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य था, देश में धर्म, जाति आदि भेदभाव बुलाकर एकता स्थापित करना और राष्ट्रवाद का प्रसार करना, कि राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा था उसका क्या करना और अच्छे से प्रसार करना, लेकिन क्या भुलाकर? धर्म, जाति, इन सबको भुलाकर राष्ट्रवाद का प्रसार करना था। जनता की समस्याओं एवं मांगों को सरकार तक पहुंचाना, यह किसका उद्देश्य था? कांग्रेस का। यह 5वां उद्देश्य था। और छठा उद्देश्य था, भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंध अच्छे हो। तो क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो नरमपंथी वाले कहे लोग हैं? नहीं। तो ये उदारवादी लोग थे, ये नरमपंथी थे। तो पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय उसके राष्ट्रवादी नेता नरमपंथी थे या गरमपंथी थे? नरमपंथी। गरमपंथी कब हुए? सूरत के अधिवेशन में, जिसको सूरत विभाजन बोलते हैं, बंगाल का विभाजन बोलते हैं, वो कांग्रेस का विभाजन बोलते हैं, सूरत अधिवेशन को 1907 को। तो उस समय ये बात कही गई, ठीक है। कुछ बातें और है, लिखो लिखो, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने संस्थापक पढ़ लिया, अध्यक्ष पढ़ लिया, कितने सदस्य थे, कहां से थे, विवादित सदस्य किसने कहे, कितने मांगे थे, कितने मांगे थी? 9 मांग और 6 उद्देश्य थे। कैसे लोग थे? नरमपंथी, गरमपंथी? नरमपंथी। तो लिखो पहला, ठीक है, लिखो पहला। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब साले प्रथम लिख लो। कांग्रेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो लिख लो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिखो। साथ में लिख लेना बंबई 1885। ये क्या है? उनका स्थान है और वर्ष है, तो स्थान पूछ सकता है। दूसरा लिखो, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। लिखो, बदरुद्दीन
तैयब जी, मद्रास 1887। देखो 85, 86, 87 हो गया। उनको लगा, मैंने आपको बताया था ना उस दम जब मुस्लिम आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कुछ लोग कांग्रेस का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो उसी समय कांग्रेस को लगा कि हमारे संगठन में मुस्लिम अध्यक्ष बना देते हैं तो मुस्लिम लोग भी हमारे संगठन में क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने अगला जो 86 के बाद 87वां जो अधिवेशन किया वो कहाँ किया, मद्रास में 1887। और उस समय कौन बने पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी। लिखो इसके बाद देखो वेमवेश चंद्र बनर्जी बन गए, फिर मुस्लिम आ गए, फिर आएंगे अंग्रेज। तो देखो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये सब नाम याद रखना है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कौन है, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888। अगला लिखो, प्रथम महिला, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। देखो मैंने अध्यक्ष नहीं बोला ना अभी, मैंने क्या पहला प्रथम महिला अध्यक्ष बोला नहीं, मैंने बोला प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को, किसको, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कादम्बिनी गांगुली। अब बताओ गांगुली जी कहाँ के थे, उड़ीसा के। सौरकौली कहाँ के, बंगाल। कहाँ, यानी लिख लो कलकत्ता 1890। यानी कलकत्ता में 1890 में इन्होंने प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस को अधिवेशन को क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, अगला लिखो, प्रथम महिला अध्यक्ष बता दिया था ना, कौन है, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। इन्होंने भी कलकत्ता में किया था, 1917 में बने थे, कलकत्ता के 1917 में। इससे पहले देखो 1917 में जब अध्यक्ष बने थे ना वो, तो उससे पहले उन्होंने गरम दल और नरम दल को समझौता करवाया था। ठीक है, एक करवाया था, एकत्रित कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर नरम दल, नरमपंथी के लोग और गरमपंथी लोग थे, उनको वापस इकट्ठा किया था कांग्रेस में। ठीक है, चलो अगला लिखो, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, हाँ, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का एक नाम भी है, याद है किसी को, पेपर पूछ लेता है, सरोजिनी नायडू, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, है ना। इनको नाम क्या है, ये सब लिख लिया करो। देखो कहीं भी अगर शब्द लगते हैं कि ये चीज़ हमारे अगर याद आ रहे हैं तो उस समय उसको लिख लिया करो ताकि आपको याद रहेगा। तो इनका एक नाम भी है क्या, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, लिखो। ठीक है, चलो
तो ये बने थे कानपुर में 1925। कब? सरोजनी नायडू बने थे। देखो आपको मैंने बताया था जब एनी बेसेंट का पढ़ा रहा था कि जब एनी बेसेंट 2024 में, सॉरी 1924, एनी बेसेंट 1924 में जब बेलगांव अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्षता कौन करे थे? महात्मा गांधी। वहां पर अपने राजनीतिक कैरियर से क्या लेती है? संन्यास ले लेती है। और 1933 में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? एनी बेसेंट की। कहां पे? मद्रास में, जहां पर उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। देखो शब्द को ध्यान रखो, उसके इंसिडेंट को याद रखो, चीजें याद नहीं करना पड़ेगा हिस्ट्री में। ओके, जब मैं सरोजनी नायडू पढ़ रहा हूं तो उसके बारे में जो जो चीजें हमने पढ़ा है पहले, उन सभी चीजों को याद करो, तब आपके माइंड में वो चीज रहेगा और क्वेश्चन करते समय आपको ये चीज ध्यान रहेगा कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस, और उसमें अगर सरोजनी नायडू का कोई टर्म आया या एनी बेसेंट का टर्म आया या महात्मा गांधी का कोई टर्म आया जिसके प्रति हम जहां समझते हैं उनको हमें याद रखना है, उस समय ही हमें सोच लेना उनके बारे में। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? दूसरा, नाइटिंगेल ऑफ। प्रथम ऐसी महिला जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली। अगला लिखो, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष तथा लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनकी उम्र भी क्या थी और सबसे लंबे समय तक भी रहे थे। मैंने उस दिन जब वीडियो दिखा रहा था तो एक टोपी लगाए, दाढ़ी सा, क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिखो, मौलाना अबुल कलाम, हाँ, सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र और लंबे समय तक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना, जब वो सबसे कम उम्र बने थे तो बने थे 1923 में। कहाँ? कब? और 1940 से 45 तक लंबे समय तक रहे थे। क्यों रहे थे 40 तक? क्योंकि 40 में जब वो अध्यक्ष बने थे, 1923 में जब बने थे पहली बार, तो वो सबसे कम उम्र के क्या थे? व्यक्ति थे, अधिवेशन में अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के। दूसरा, 1940 में, सुनो ध्यान से, 1940 में जब उनका अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो 40 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो 41 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुए, इसलिए वो अध्यक्ष बने रहे। इसलिए लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है? नहीं, अगर अधिवेशन होते तो वो इस चीज में पार्ट लेते और नाम चेंज हो जाता, लेकिन नहीं हुए, इसलिए अधिवेशन में कौन रहा? वही खुद रहे थे। यहां तक समझ में आ गया? दूसरी बात समझो, क्या कारण था कि नहीं हुआ? एक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय अगस्त प्रस्ताव आया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन आया था। उस समय कांग्रेस में जितने भी नेता थे उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। जब कांग्रेस में लोग ही नहीं रहेंगे तो अधिवेशन किसके लिए होगा? तो ये सारे कुछ कारण थे वहां पर, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो लंबे समय तक रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद। कम उम्र के, आगे लिखो, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्ष, भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थी? जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी। कौन अध्यक्ष थे? जेबी
कृपलानी। ठीक है, तो हमने देखा कि अध्यक्ष के बारे में कौन कौन सी बातें थी। क्या क्या देखा हमने? अध्यक्ष के बारे में कौन कौन सी बातें थी जो इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम अध्यक्ष पढ़ा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पढ़ा, प्रथम भारतीय अध्यक्ष पढ़ा, प्रथम जो महिला थी अध्यक्ष पढ़ा, किसने संबोधित किया वो पढ़ा, सबसे कम उम्र के कौन था वो पढ़ा, सबसे लंबे समय कौन रहा वो पढ़ा हमने। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष बना वो सब पढ़ लिया। अब आते हैं अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उन सारे अधिवेशनों की हम चर्चा करते हैं और हर एक अधिवेशन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर हम आज प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, उन घटनाओं को हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। लिखो, हेडिंग डालो अधिवेशन, हेडिंग डालो अधिवेशन। जो जो अधिवेशन देखो टोटल हुए हैं 55 अधिवेशन, ध्यान रखना टोटल हुए हैं 55। टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो अभी तक पूछ सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन कितने हुए टोटल? तो कुल 55 अधिवेशन हुए। अगर हम उसमें 1907 अधिवेशन को शामिल कर ले, अगर हम उसमें 1907 के अधिवेशन को शामिल कर लेते हैं तो ये टोटल अधिवेशन कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, अगर अधिवेशन को शामिल कर लेते हैं तो। लेकिन 1907 के अधिवेशन, ये 23वां अधिवेशन था शायद। कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ और 23वां भी 1908 में हुआ था। यानी ध्यान रखना 1907 के अधिवेशन को गिना नहीं जाता, 1907 के अधिवेशन को गिना नहीं जाता, इसको निरस्त कर दिया गया था। इस अधिवेशन को क्या कर दिया गया था? यानी इस अधिवेशन को बर्खास्त कर दिया गया था, यह अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इसलिए याद रखना टोटल कितने अधिवेशन, अगर पूछेगा ध्यान से कि सूरत अधिवेशन को शामिल कर ले तो टोटल कितने? 56, नहीं तो लगाना 55, क्योंकि जो सूरत अधिवेशन है उसको गिना नहीं जाता, कांग्रेस के अधिवेशन में इसको नहीं गिना जाता है। तो 1 बाय 1 हम अधिवेशन पढ़ते हैं। तो पहला अधिवेशन लिखो, बनारस अधिवेशन 1905। कुछ ना कुछ घटनाएं घटी, उस घटनाओं में क्या क्या हुआ लिखो। तो टोटल कितने अधिवेशन है? 55। पहला लिखो बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905 लिखो। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन अध्यक्ष थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें मेन कौन कौन सी बातें हुई? इसमें कौन कौन सी मेन बातें हुई? तो लिखो पहला, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का क्या हुआ? विरोध। बंगाल विभाजन का विरोध। दूसरा, लाला लाजपत राय ने प्रथम बार, लाला लाजपत राय प्रथम बार सत्याग्रह पर विचार किया। यानी पहली बार किस अधिवेशन में, पूछा जा सकता है, पहली बार किस अधिवेशन में सत्याग्रह पर विचार किया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। किसके अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। किसने किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। दूसरा लिखो, कलकत्ता अधिवेशन 1906। दूसरा लिखो, कलकत्ता अधिवेशन 1906।
इसके अध्यक्ष लिखो दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके इस घटना की क्या बात है, ध्यान दो। इस घटना में ऐसा क्या हुआ? 1906 है, और 1906 के बाद क्या आएगा? 1907 आएगा, और बंगाल में, या आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो इस घटना में क्या है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। अब देखो, धीरे धीरे गर्मपंथी और नरमपंथी बन रहे थे। तो इसमें एक नरमपंथी दल के नेता थे और एक गर्मपंथी दल के नेता थे। तो जो गर्मपंथी दल के नेता थे वो बनाना चाहते लाला लाजपत राय को। देखो, कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तो गर्मपंथी दल के जो नेता थे वो क्या बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो, तो पढ़ाएगा कौन यहां पे? देखित रही आई, हंस के चली जाती है। नरमपंथी दल के नेता क्या चाहते थे कि रास बिहारी बोस को क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। क्यों बने? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वो था जो नरमपंथी और गर्मपंथी नरमपंथी दल के नेता के छोड़कर अध्यक्ष बन गए थे? दादा भाई। तो नरमपंथी दल के नेता चाहते थे कि हमारा अधिवेशन कौन करे? अब रास बिहारी बोस। लेकिन गर्मपंथी दल के नेता क्या चाहते थे? लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। तो ये दो नाम याद रखना, ठीक है? 1906 में हुआ। जैसे ही 1906 हुआ तो इन दोनों में, अब देखो, गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों क्या हो गए? अलग हो जाएंगे। इनमें क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। तो अगला लिखो सूरत अधिवेशन। हाँ, अधिवेशन 1907। अब इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। और लिख लो, कांग्रेस का विभाजन। और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष बना रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन बने थे इसके? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और इसमें हुआ कांग्रेस का क्या? तो पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में, ठीक है? लेकिन इसकी चर्चा कब हुई थी? 1906 में। अरे चर्चा तो 1906 में हो गया ना, कि भाई अब हम दोनों में कहीं ना कहीं फूट डल गया, तो इसमें विभाजन हो गया। यहां पे दोनों अलग अलग हो गए, लाल बाल और पाल। गर्म दल के नेता कौन थे? लाल बाल और लाला लाजपत राय। नाम नहीं सुना? बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। चलो, तो यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो गया। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्थगित हो गया। स्थगित ऐसे लिखते हैं ना? हाँ, ये क्या हुआ? स्थगित हो गया। क्या हो गया? स्थगित हो गया। और इसीलिए इस अधिवेशन को कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं गिना जाता है। तो इसको लिख लो, कांग्रेस अधिवेशन में इसको नहीं गिना जाता है। देखो किस तरीके से अधिवेशन हो रहे हैं, ईयर बाय ईयर। 5 में हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर क्या हुआ? 7 में हुआ, कुछ ना कुछ, ठीक है? जो बड़े बड़े काम हुए, अभी कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि एक काम हुआ, वो भी पढ़ेंगे हम इन चीजों को। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ? कलकत्ता में, सूरत में क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और यह विभाजन, ये जो अधिवेशन है, ये क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी इसीलिए इस अधिवेशन को
कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं गिना जाता है। अगर इसको गिनोगे तो टोटल हो जाएंगे 56 और नहीं गिनोगे तो कितने हो जाएंगे 55। अगला लिखो लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला लिखो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 लिखो उसके अध्यक्ष। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष कौन थे? इसमें दो मेन बातें हुई इस घटना में। इस लखनऊ अधिवेशन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें दो मेन बातें हुई और जितने भी अधिवेशन ऐसे पढ़ा रहा हूं ना इन सभी को याद रखना। पूछा जा सकता है कि यह घटना किस अधिवेशन की है, यह घटना किस अधिवेशन की है। तो इस घटना में क्या वो लिखो, यहां पर जब विभाजन हुआ था तो कांग्रेस पुनः एकत्रित हो गए। कांग्रेस क्या हो गए? पूछा सकता है किसके सहयोग से? तो यहां पर दो व्यक्तियों के नाम लिख लो, एक एनी बेसेंट और एक तिलक। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से कांग्रेस का पूरा पुनः क्या हुआ? पुनः एकत्रित हो गए। दूसरा लिखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ? इसमें दो अधिवेशन इनके दो याद रखना। कांग्रेस पुनः एकत्रित हो गया। कौन करवाया था? एनी बेसेंट और तिलक। और दूसरा क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में मेन दो घटनाएं घटी कि जो पूछा जा सकता है कि कौन सी घटना थी। तो कांग्रेस पुनः एकत्रित कब हुए? किस अधिवेशन में हुए? लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका कौन? मजूमदार। और यह बहुत कम इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या दे सकता है, ध्यान दो, लखनऊ अधिवेशन के ऊपर कौन से कथन सत्य है? पहला, लखनऊ अधिवेशन 1917 में हुआ, पहला। दूसरा, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही थी। दोनों गलत हो गए? गलत हो गए ना, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ऐसे सवाल बनाकर वो एग्जाम में पूछ सकता है इनके ऊपर। अगला लिखो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यही वो समय है जब पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। यही वो समय है जब क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज शामिल हुआ था। और 29 दिसंबर को रात 12 बजे इन्होंने झंडा फहराया था रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर इन्होंने रात्रि 12 बजे क्या फहराया था? झंडा। तो लिखो दो बातें। अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो पूर्ण स्वाधीनता पारित, और रात्रि 12 बजे रात्रि 31 दिसंबर 1929। कब? हाँ, रात्रि 12 बजे 31 दिसंबर 1929। हर एक सवाल में हर एक जो वर्ड है ना उसमें क्वेश्चन है। रात्रि 12 बजे 31 दिसंबर 1929 को रवि नदी के तट पर, रवि नदी के तट पर, रवि नदी के
तट पर झंडा फहराया। और शायद इसी दिन 26 जनवरी को 1930, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था और इसी दिन उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए हमारा संविधान जो पारित हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ये इसी डेट को रखते हुए है, क्योंकि संविधान जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 से 3 महीने बाद उसको क्यों लागू किया गया? क्योंकि उस दिन को यादगार बनाना था, उस दिन को यादगार बनाना था। इसलिए 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो 26 जनवरी मनाते थे, उस दिन देश को गणतंत्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? और इस दिन से देखो 26 जनवरी 1950 तक इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे कांग्रेस या भारतीय लोग, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इस दिन का जो चेंज हो गया वो क्या हो गया? गणतंत्र दिवस हो गया। और 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। समझ में आ गया? 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और उससे लेकर अब तक मनाते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो था, उससे पहले का समय था, उससे क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस। कब मनाते थे? 26 जनवरी। और इसी दिन को यादगार रखने के लिए संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहां तक हो गया। अगला लिखो कराची अधिवेशन। ये सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन अधिवेशनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला लिखो कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931। अब देखो 1931 वो समय है जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं। 1931 वो समय है जब क्या हो रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं। तो लिखो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष जरूर याद रखना है सबका। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और इस कराची अधिवेशन में क्या ऐसी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है? तो इस समय हुआ था गांधी इरविन समझौता। इरविन थे उस समय यहां के वायसराय। ठीक है, तो यहां पर पहला हुआ, यही इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और इरविन ने कुछ मांगों को ठुकरा दिया। और दूसरी बात, जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी ने इरविन से कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। 1942 से पहले, ध्यान रखना, एक बात बताता हूं, 1942 से पहले महात्मा गांधी नरम दल के थे, मतलब कि बिल्कुल क्या थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब उन्हें नारा दिया करो या मरो, तो करो या मरो का मतलब क्या? हिंसा भी करो। तो उसके बाद वो हिंसा के पथ पर उतर चुके थे। डू और डाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे संबंधित कोई चीजें हैं। तो गांधी ने इरविन से क्या कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये किसको कहा था? इरविन को। किस समय कहा था? कराची के अधिवेशन 1931 में। एक आखिरी अधिवेशन है वो और लिखो जो इंपॉर्टेंट है, वो है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अधिवेशन है, ध्यान रखना। इसमें जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया?
इस्तीफा दे दिया तो उस समय बन गए राजेंद्र प्रसाद। कौन बने फिर अध्यक्ष? पहले कौन थे और फिर, और इस्तीफा देकर इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि गांधी जी और नेताजी में विवाद हो गया। क्या हो गया? गांधी जी, महात्मा गांधी और नेताजी में क्या हुआ? विवाद हो गया। गांधी जी और नेताजी में क्या हुआ? विवाद हो गया। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा तो 1933 में दे दिया था। तो जब गांधी जी और नेताजी में विवाद होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इन्होंने 2939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जी, सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, कौन से अधिवेशन ने की? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के बाद किया उन्होंने, जब वहां से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। यहां तक समझ में आ गया? तो कौन कौन से अधिवेशन है एक बार जल्दी रिपीट करो। जैसे 1905 का, 1905 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 16 का, फिर 31 का, और फिर 29 का, 31 का और 39 का। ये अधिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है। इन अधिवेशन के बाद कुछ ऐसे अधिवेशन लिखो, लिखो पहली बार, लिखो पहली बार वंदे मातरम, लिखो लाइन लिख लो, अभी सब लाइन लिख लो बस, अब लाइन बाय स्टेप बाय स्टेप लिखो। पहली बार वंदे मातरम ठीक है, पहली बार वंदे मातरम ऐसे लिखना, कलकत्ता 1896 में गाया गया। यानी कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में गाया गया। हाँ, नहीं वो तो पहले गा दिया था, वो तो गा रही थी। ठीक है, अगला लिखो 1906 में दादा भाई नौरोजी। ये सब अधिवेशन याद रखना। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, याद है ना? और दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना? चलो, तो 1906 में कब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? आगे लिखो। कांग्रेस का विभाजन कौन सा साल में हुआ था, याद है? 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907। गरम दल, और 1906 में क्या हुआ था कि गरम दल के नेता चाहते थे कि लाला लाजपत राय क्या बने? अध्यक्ष बने, और नरम दल के नेता चाहते थे रास बिहारी बोस बने अध्यक्ष। और इन दोनों से फूट हो गया। 1907 में अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। आगे लिखो 1911 कलकत्ता। का अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ, यानी कलकत्ता के 1911 में जो अधिवेशन हुआ, उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। तो वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। 1800, और जन गण मन कब गाया गया? 1911। वो इसी समय है जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो इसी समय है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक ही अधिवेशन किया, और वो लिख लो बेलगांव। बेलगांव में गांधी जी द्वारा अधिवेशन किया गया 1924 में। और इससे एक संबंधित और चीजें बढ़ाया था आपको मैंने। एनी बेसेंट का इस अधिवेशन में इस्तीफा, है ना? हाँ,
इसीलिए 1925 में पहली बार सरोजिनी नायडू क्या बनी थी, पहले तब महिला अध्यक्ष बनी थी, क्योंकि महिला वहां थी नहीं। अब 1925 बेलगांव में 1925 बेलगांव, और अध्यक्ष कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे लिखो। 1926 के गुवाहाटी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 1926 में। 1927 में पूर्ण स्वराज, 1927 में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। 1927 में पूर्ण स्वराज, जब साइमन कमीशन भारत आने वाला था, गठन हो चुका था, तो उस समय उन्होंने पूर्ण स्वराज को क्या बनाया, गठन। तो स्वराज शब्द का पहले बार किसने यूज किया था, दादा भाई नौरोजी। और 1934 में गांधी जी का इस्तीफा, और 1934 में गांधी जी का इस्तीफा, और उस समय अधिवेशन हुआ था बंबई में, यानी बंबई के 1934 के अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1941 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और आखिरी अधिवेशन हुआ 1948 में जयपुर में। कहां पे हुआ, 1948 में आखिरी अधिवेशन हुआ कहां पे, जयपुर में, जहां पर शुरुआत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान से किया गया। पूछा जा सकता है किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम से अधिवेशन की शुरुआत होती है, तो 1948। देखो, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है, कब, 1896 में गाया गया। राष्ट्रीय गीत, सॉरी, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत, उस समय राष्ट्रीय गीत नहीं था, याद रखना। राष्ट्रीय गीत कब बने थे ये, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब बने थे, लिख लो, नहीं पता तो। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को बने थे। 24 जनवरी 1950। चौबीस जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बने थे। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। तो ये आपके कांग्रेस अधिवेशन के ऊपर जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई इससे संबंधित और प्रश्न मिलते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो कल हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे
और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।